हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं इसे लेके। बहुत छोटी और क्रिस्प वीडियो होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और कौन कौन से देश हैं जहाँ पर ये फॉर्मेट ऑलरेडी लागू है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि अभी हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसे हेड करेंगे हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और ये कमेटी 8 मेंबर्स की होगी। इस कमेटी में आपको कौन कौन मिलेगा? एक तो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं ही, उनके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह मिलेंगे। एक अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जिन्हें अभी हाल ही में सस्पेंड भी कर दिया था, उनका सस्पेंशन रिवोक हुआ है अभी। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद हैं, संजय कोठारी, हरीश साल्वे। तो ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे। टोटल मिला के 8 जनों की एक कमेटी बनाई गई है और ये कोई पहली बार ऐसी कमेटी नहीं बनी है, ये चौथी कमेटी बनी है इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कमेटी सिर्फ अभी डिस्कशन के लिए ही बनाई जा रही है। अभी ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ है कि ये शुरू ही होने वाला है, अगले साल से वन नेशन वन इलेक्शन ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। सिर्फ ये कमेटी बनाई गई है ताकि हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें और इसके बारे में हम ज़्यादा जान सकें कि अगर हम इसे लागू करेंगे तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा चेंजेस इसमें। ये चौथी कमेटी है, मैंने आपको बताया। इससे पहले 3 कमेटी ऑलरेडी बन चुकी हैं। उसमें एक कमेटी ऐसी थी जिसमें लॉ कमीशन, नीति आयोग और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इन तीनों ने मिलकर भी इस पर डिस्कशन करी थी। पर इस पर एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया गया, सिर्फ डिस्कशन ही हुई है। और ये चौथी कमेटी और बना दी है डिस्कशन करने के लिए। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इस पर शायद कुछ एक्शन लिया जाएगा। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये कोई नया टॉपिक नहीं है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो ये वन नेशन वन इलेक्शन आ गया। ये उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमारे जितने भी इलेक्शंस होते थे स्टार्टिंग में, वो इसी फॉर्मेट पे होते थे। यानी लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन एक साथ हुआ करते थे। यानी 1952 में जो हुए थे वो भी ऐसे ही हुए थे, फिर 57 में, फिर 62 में और फिर 1967 वाले इलेक्शंस भी ऐसे ही हुए थे। लेकिन 67 के बाद जो इलेक्शंस हुए उनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि इस बीच कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने पूरी ये साइकिल तोड़ दी थी। वो क्या चीज़ें थी? एक तो आप जानते होंगे कि कई सारी स्टेट्स फॉर्म हुई थी इस बीच में। जैसे 1956 में तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट्स बनी थी। फिर 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात बने थे। 66 में पंजाब बना था। तो जैसे जैसे नई स्टेट्स बनती गई, वहाँ पे भी जब स्टेट बनेगी उसी के बाद इलेक्शन होगा उसमें। इसके अलावा डिफेक्शंस होते थे पार्टियों में, कई सारी सरकारें गिर जाती थी तो दोबारा से इलेक्शन करने पड़ते थे, जिसकी वजह से पूरी साइकिल टूट गई और ये सारे इलेक्शंस आगे पीछे हुए। लेकिन 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा था इसके बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन। फिर 2019 में दोबारा से ये न्यूज़ में आया था और उसके बाद अब ये तिबारा से या चौबारा से बोल लो, न्यूज़ में आ गया है। और अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो नॉर्वे, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी प्रैक्टिस किया जाता है। और यूएसए में भी काफ़ी हद तक यही फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। लेकिन बाहर के देशों में इसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस बोला जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं बोला जाता। वो लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब हम इन इलेक्शंस के थोड़े फ़ायदे और नुकसान भी देख लेते हैं। पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसमें यही बताया जाता है कि इट सेव्स मनी, पैसे बचेंगे। क्योंकि 1951 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 11 करोड़ का खर्चा आया था और 2019 में जब इलेक्शन हुए उसमें 60,000 करोड़ का टोटल खर्चा था। इसमें जो पार्टीज़ अपने कैंपेन में खर्च करती हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। ये एडीआर की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप ही देखिए, 2 लोकसभा इलेक्शंस के बीच में 5 साल का गैप होता है, लेकिन इन 5 साल में भी किसी न किसी स्टेट में कुछ कुछ महीनों के बाद इलेक्शंस होते ही रहते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं तो इलेक्शंस होंगे ही। और जहाँ इलेक्शंस कंडक्ट होंगे वहाँ खर्चा होगा। खर्चा किसे उठाना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन को। उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं वो आप लोग जानते ही हैं। तो एक बार में ही अगर सारे इलेक्शंस हो जाएंगे तो बार बार इलेक्शंस करवाने में पैसे खर्च नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है लेस बर्डन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पोल ऑफिशियल्स। वो ये जब एक बार इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ एक ही बार वहाँ पर तैनात होना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है उनकी वहाँ पोस्टिंग की जा सकेगी। और वही पोल ऑफिशियल्स के साथ होता है। अब आप जानते होंगे जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर ड्यूटी के टाइम पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है,
बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो जो उनका मेन काम है वहाँ से छुट्टी लेकर उन्हें वहाँ लगाया जाता है। तो जब एक ही बार इलेक्शंस हो जाएंगे तो वो अपने मेन काम को कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट आएगा मोर फोकस ऑन गवर्नेंस। जब एक बार इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद तो इन्हें 5 साल काम ही करना पड़ेगा। अब उन्हें एक्सक्यूज़ मिल जाती है कि भाई अभी दूसरी स्टेट में इलेक्शन है तो चलो वहाँ चल के प्रचार कर लिया, उसके 2-3 महीने बाद किसी और स्टेट में है तो वहाँ जाके प्रचार कर लिया। इन बेचारों का आधे से ज़्यादा टाइम प्रचार में चला जाता है तो ये काम नहीं कर पाते, तो ये भी फ़ायदा होगा इसमें। इसके बाद आएगा चांसेस ऑफ हायर टर्नआउट, मतलब वोटिंग की जो परसेंटेज होगी वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि जब 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे तो वो लोग जो अपने घर से कहीं दूर रहते हैं किसी दूसरी स्टेट में या शायद दूसरे देश में भी, तो एक बार तो वो वोट डालने आ ही सकते हैं, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक ही बार होंगे ना, फिर बार बार स्टेट के अलग नहीं होंगे, सेंटर के अलग नहीं होंगे, तो एक बार टाइम निकाला जा सकेगा। इसके बाद है एंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है जो इलेक्शन से पहले कई सारे नेताओं को ख़रीदा जाता है, लिटरली उन्हें ख़रीदा ही जाता है, उस पर काफ़ी हद तक रोक लग जाएगी। और रिड्यूस्ड फ्रीबीज़, जो फ्रीबीज़ वाली योजना सरकार बहुत ज़्यादा देती हैं इलेक्शन से पहले कि फ्री में राशन दे दिया, फ़ोन दे दिया, साइकिल दे दी, इन पे भी काफ़ी हद तक रोक लग जाएगी। तो ये हुए सारे आपके एडवांटेजेस। अब हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा इसका ख़तरा तो यही रहेगा कि जो लोकल इश्यूज़ रहेंगी उन्हें नेशनल इश्यूज़ ओवर पावर कर लेंगी, क्योंकि जब एक ही बार इलेक्शन होंगे तो जो बड़े बड़े मुद्दे होंगे उन पर ही फोकस किया जाएगा ऑब्वियसली। इसके बाद है रिक्वायर्स मोर ईवीएम्स। आज के टाइम में जब इलेक्शन होते हैं तो जितने ईवीएम्स की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उससे 3 गुना ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया होंगे तो ईवीएम्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसमें। फिर है नीड टू एजुकेट वोटर्स। हमें वोटर्स को, अभी इंडिया के वोटर्स को पता नहीं है कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो उसमें कैसे वोट डाली जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक जगह नहीं 2 या 3 जगह भी वोट डालनी पड़ेगी। उसके लिए कई सारे कैंपेन्स भी रन करने पड़ सकते हैं और वोटर्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसके बाद है लीगल चैलेंजेस। लीगल चैलेंज ये है इसमें कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके साथ ये फीजेबल नहीं है। फीजेबल मतलब संभव नहीं हो सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिना चेंज करे हम इसे कर दें। अभी ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ है, उसके लिए लॉ पास करना ज़रूरी है, और लॉ पास करने के लिए 50% से ज़्यादा स्टेट्स के अप्रूवल आने इसमें ज़रूरी है, जो कि एक आसान टास्क नहीं होगा सरकार के लिए। और इसके बाद आता है अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का बराबर डिवीजन हो। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हो गया इलेक्शन प्रोसेस को यूनिफाई कर देना। मतलब जो बड़ी पार्टी हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है प्रचार करने के लिए, फिर तो उन्हीं की सुनी जाएगी। छोटी पार्टी जो होती हैं स्टेट्स के अंदर, वो तो गई फिर काम से, तो उनके लिए बहुत नुकसान वाली बात हो जाएगी। अब आपके प्रोज और कॉन्स के बाद एक डाउट और रह जाएगा इसमें, वो ये कि 1% हम मान लेते हैं कि लॉ पास हो जाता है और वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर कोई सी सरकार गिर जाती है तो क्या वहाँ पर मिलिट्री रूल लगाया जाएगा या फिर री इलेक्शंस होंगे? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन अभी हैं जिनके आगे से क्वेश्चन मार्क हटा नहीं है, और वो हटाने के लिए ये 8 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कुछ डाउट्स तो मैंने आपके क्लियर किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसे ही टॉपिक्स को लेके मैं और वीडियोस भी बनाऊँ, तो मेरे को कमेंट करो किन टॉपिक्स को लेके मुझे बनानी चाहिए, और आप अपने व्यूज़ भी मुझे बताना इस टॉपिक को लेके आप क्या सोचते हैं कि ये आना चाहिए इंडिया में या नहीं आना चाहिए। तब तक के लिए जो भी काम करो मन लगा के करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।